हेलो स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब डीसी जनरेटर के बारे में हमें पढ़ना है तो इसके नाम से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये डीसी इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन कर रहा है। मेनली हमारी तरफ दो टाइप के पावर रहते हैं। एक तो पावर रहता है एसी का, एक एसी पावर सोर्स है, और दूसरा होता है डीसी पावर सोर्स। तो जो भी मशीन एसी इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन करे उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटर, और जो भी मशीन हमारा डीसी इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन करे उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। तो ये जो डीसी जनरेटर है, अभी डीसी जनरेटर के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि एक मशीन है। जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी एक मशीन है। इस तरह से ये एक मशीन है, इसका एक शाफ्ट है और इसके प्राइम मूवर पे हमने कुछ कपल कर दिया और इसको रोटेट कर दिए। तो रोटेट करने के बाद ये क्या होगा, हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिक पावर देगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, मैकेनिकल पावर का कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक पावर में, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो एसी सप्लाई जो तैयार करता है उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं, और डीसी पावर जनरेट करे उसको हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। इसी तरह से हम अगर बोले कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में करता है, तो ये भी दो टाइप के मशीन्स हो जाएंगे। एक हो जाएगी एसी मोटर्स जिसमें इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंगल फेज आ जाएगी, और एक मोटर हो जाएगी डीसी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको हम बोलेंगे जनरेटर। ये एसी जनरेटर हो गया, ये डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा जो मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो उसके भी दो टाइप आते हैं। एक तो एसी पावर पे चलने वाली मशीन्स, तो उसको हम एसी मोटर बोलते हैं, और दूसरी है डीसी सप्लाई पे चलने वाली मोटर, उसको हम डीसी मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक 3 फेज आ जाएंगे जैसे आर, वाई, बी, और उसके साथ में एक आ जाएगा न्यूट्रल। मतलब आर, वाई, बी और न्यूट्रल। तो 3 फेज का सप्लाई अगर है तो हम आर, वाई, बी और न्यूट्रल लेंगे। सिंगल फेज का सप्लाई है तो एक फेज कोई भी आर और उसके साथ न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा सिंगल फेज के लिए। डीसी जनरेटर में क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरा आ जाएगा नेगेटिव। इसमें दो ही रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, फेस और न्यूट्रल। इसमें रहेगा फेस और एक रहेगा न्यूट्रल। डीसी जनरेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जनरेट होगा। डीसी जनरेटर है, इसका एक दूसरा भी नाम है डायनामो। तो डायनामो का नाम आपने सुना ही होगा। जो भी छोटी अमाउंट में डीसी इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन करते हैं तो उसको हम डायनामो बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोले तो जो स्मॉल डीसी जनरेटर है उसको डायनामो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, डायनामो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायनामो किसे बोलते हैं, तो स्मॉल डीसी जनरेटर को। अब आज के समय में अगर देखा जाए तो जो डीसी जनरेटर है, जो डीसी इलेक्ट्रिक पावर हम तैयार कर रहे हैं उसकी तुलना में एसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इजी हो जाता है, और इकोनॉमिकली वो जनरेट करना इजी भी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट है वो डीसी की तुलना में कम लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे है वहाँ पे हमें डीसी सोर्स देना ज़रूरी रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यहाँ पे डीसी ही हमें देना पड़ेगा, हम यहाँ पे एसी सप्लाई नहीं दे सकते। उसी तरह बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पे भी हम एसी सप्लाई नहीं दे सकते, यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो डीसी सप्लाई की ही। उसी तरह से ट्रैक्शन वर्क हो गया, मतलब रेलवे का वर्क हो गया, वहाँ पे भी हमें डीसी की सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी तरह से आर्क वेल्डिंग हो गई, यहाँ पे भी हमें डीसी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑटोमोबाइल के कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी हमें डीसी की ज़रूरत होती है। लेकिन एसी सप्लाई हमें इकोनॉमिकली जनरेट करना कॉस्टली नहीं होता एज़ कम्पेयर टू डीसी जनरेटर। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे हमें डीसी लगता ही लगता है, तो वहाँ पे डीसी का सप्लाई हमें जनरेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे कि डीसी का सप्लाई तैयार करेंगे। तो डीसी का सप्लाई तैयार करने के लिए हम यूज़ करेंगे डीसी जनरेटर। हमें पता है कि इस दुनिया में हम कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, उसका सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं एनर्जी कैन neither be create nor destroy। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब हम उसको ना तो तैयार कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसका क्या कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डीसी जनरेटर में यही देखना है हमें। डीसी जनरेटर में हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट हम करेंगे डीसी जनरेटर में। तो यही हमारा मेन टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी का यूज़ करके हम डीसी एनर्जी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जैसे इसके पहले भी देखा था, एक हमारी मोटर है, ये हमारी मोटर है। यहाँ पे एक डायग्राम हम निकालते हैं, ये हमारी मोटर है। इस मोटर को ऊपर एक शाफ्ट लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे है टर्मिनल बॉक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने प्राइम मूवर लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया प्राइम मूवर मतलब स्टार्टिंग का सोर्स। तो इसको हम रोटेट करेंगे, तो इसके अंदर जो आर्मेचर है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट में दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है रोटर, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है रोटर जो घूमने वाला भाग है, और एक होता है हमारा स्टेटर जो स्थिर होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक स्टेटर होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा होगा रोटर जो कि रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रोटेट कर रहा है वो कर रहा है आर्मेचर। तो जब भी आर्मेचर हमारा रोटेट होगा, तो आर्मेचर रोटेट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक लाइन कट होंगी। तो इसमें जो है हमारा ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, और जो ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा वो हमें आउटपुट में डीसी सप्लाई मिलेगा। तो डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो वर्किंग प्रिंसिपल अब हम देखेंगे। तो डीसी जनरेटर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो वो काम करेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अब ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारा नॉर्थ पोल है, हमारे दो टाइप के पोल होते हैं, मैग्नेट के जो पोल है वो दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये दो टाइप के मैग्नेट है। तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन वो हमेशा मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ से होके
साउथ के ओर जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइन हो गई। इसको ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। इसको हम बोलेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स का सिंबल आ जाएगा फाई, इस तरह से। और फ्लक्स का यूनिट जो है वो आ जाता है वेबर। अब फैराडेज लॉ बोलता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर कट अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, मीन्स टू से कि जो भी मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे गिवन है, उस मैग्नेटिक लाइन को अगर कोई कंडक्टर कट करे, मैग्नेटिक लाइन कंडक्टर के थ्रू कट होने के बाद उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही होता है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसके बीच में जो मैग्नेटिक लाइन है वो फ्लक्स हो गई। अगर इसमें हम कोई कंडक्टर रखें और उस कंडक्टर की मूवमेंट हम दे तो उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जैसे हम यहाँ पे एक कंडक्टर मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम मूवमेंट दे तो क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी और इसमें जो है ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडेज के नॉर्मली दो रूल है, दो लॉ है। ये जो लॉ हो गया ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ बोलता है कि सेकंड लॉ में जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब सेकंड रूल में हम बोल सकते हैं, फैराडेज लॉ का सेकंड रूल बोलता है कि जो भी ईएमएफ क्रिएट होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ रहेगा, और इसका यूनिट जो है वो वोल्ट आ जाएगा क्योंकि ईएमएफ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब जो भी फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, ये दो मेन लॉज है वो फैराडेज लॉ के, और पूरा डीसी जनरेटर ही इसी लॉ को ही फॉलो करता है। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि इसमें जो कंडक्टर रखे, कंडक्टर को मूवमेंट दिए और कंडक्टर को मूवमेंट देने के बाद उसमें ईएमएफ क्रिएट होता है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरह से रहेगी, जो वो अप और डाउन करेगा। तो इसी के बेस पे ही हमारा पूरा डीसी जनरेटर का टॉपिक डिपेंड करता है। जैसे हमने इसके पहले फैराडेज लॉ देखा था, तो फैराडेज लॉ को और समझने के लिए, उसके करंट की डायरेक्शन समझने के लिए हम देखते हैं कि ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके बीच में हमने आर्मेचर रख दिया। क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, कोई भी रोटेटिंग मशीन है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स पोल उसको हम स्टेटर बोलते हैं और एक रोटेटिंग पार्ट, तो उसको यहाँ पे हम आर्मेचर बोलेंगे। तो ये जो है नॉर्थ और साउथ, ये फिक्स मैग्नेटिक पोल हो गए हमारे। तो ये मैग्नेटिक पोल के बीच में हमने रख दिया कंडक्टर। तो ये कंडक्टर मतलब आर्मेचर, और ये आर्मेचर के हो गए कंडक्टर। कि ये हमारी मोटर है, ये मोटर में एक शाफ्ट है, इस तरह से इसमें आर्मेचर रहेंगे, और इसमें एक स्टेटर और एक रोटर। तो ये हमारा रोटर वाला भाग है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा आर्मेचर। और ये जो स्थिर भाग है, जो स्टेटर है, इसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर में फील्ड पोल। तो ये हो गए हमारे फील्ड पोल, ये हो गए फील्ड पोल। अब हमें देखना ये है कि जब हम इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद इसमें जो कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन कट होगा, तो उस कंडक्टर में साइन वेव किस तरह से बनेगा, उसी के साथ साथ उस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से रहेगी। यह अगर हमें यहाँ पे समझ गया तो ये पूरा टॉपिक कवर करने के लिए हमें इजी हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा था कि मैग्नेटिक लाइन मतलब मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन हमेशा मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमारे फ्लक्स है,
नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये फ्लक्स हो गए। फ्लक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गए हमारे फ्लक्स। अब हमें देखना ये है कि कोई भी मैग्नेटिक, कोई भी ईएमएफ तैयार होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तीन फैक्टर की ज़रूरत होती है। वो कौन से? सबसे पहले जो है ईएमएफ तैयार होने के लिए तीन चीज़ें लगती है। सबसे पहले जो लगेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, उसी को ही हम फ्लक्स कहते हैं। दूसरी चीज़ कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी कंडक्टर। हम इसको कॉइल भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो रहेगी मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। जैसे ये हमारी एक मोटर थी, हमने दिखाया था, तो यहाँ पे हम कोई प्राइम मूवर मतलब बाहर से इसको रोटेट करें, कोई मैकेनिकल कपलिंग करके हम इसको अगर रोटेट करें, तो ये आर्मेचर जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये आर्मेचर रोटेट होगा। आर्मेचर रोटेट होने की वजह से इसमें जो फिक्स मैग्नेटिक पोल है, वो फिक्स मैग्नेटिक पोल क्या करेगा, ये मैग्नेट आर्मेचर के कंडक्टर के थ्रू कट होगा और आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर को कुछ मोशन देना, उसको रोटेट करना या उसको मूवमेंट देना, यही हो जाता है मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हमें करना है, वो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। उसके बाद में कंडक्टर या कॉइल, तो ये आर्मेचर है और आर्मेचर में कॉइल होते हैं। उसके बाद में मोशन ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है और उस शाफ्ट को हम करेंगे प्राइम मूवर के सहायता से इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आज इस आर्मेचर की रोटेशन इस तरह से है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, इस तरह से देखते हैं। जब हमने मैग्नेट पढ़ा था तो उस मैग्नेट में दो टाइप के हमें एक्सिस मिले थे। कौन से? जैसे एक हमारा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इनके बीच में मैग्नेटिक लाइन है, उसी को हम फ्लक्स बोल रहे थे। तो इस मैग्नेटिक लाइन को दो समान भागों में जो डिवाइड करता है, तो उसको हम बोलते थे MNA। MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और उसी के साथ साथ जैसे एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इन पोल के बीच में, इन दोनों पोल को बीच में से जो डिवाइड करता है, उसको हम बोले थे GNA मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये मैग्नेट के चैप्टर में हमने देखा था, यहाँ पे भी हमें इसका यूज़ होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे जो है हमें MNA देखना है, तो MNA मतलब क्या हो जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जो कि मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइन है, फ्लक्स है, उसके दो समान भाग कर दे। तो ये हो जाएगा हमारा MNA। और MNA जो है, यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक लाइन जो है, जब रोटेट होंगी ये जीरो दिखाएंगे। ये किस तरह से जीरो होगा वो हम अभी देखते हैं। मैग्नेट के जैसे दो समान भाग हो गए थे, एक MNA और GNA। ये हमारा MNA यहाँ पे मिल गया और ये हो जाएगा डॉटेड लाइन से हम जो दिखा रहे
वो हो जाएगा GNA। कि यहाँ से अगर कंडक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमने कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे अगर कंसिडर किए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे अगर कंसिडर किए तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और रिटर्न अगर हम आए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब 0 और 360 डिग्री एक ही सर्कल हो जाएगा। तो हमें यही से अब पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ से कंडक्टर को स्टार्ट किया, एक ही कंडक्टर के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा ग्राफ क्रिएट करेगा। नज़दीक नज़दीक ले लिए, जैसे 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 330, यहाँ पे 60, इस तरह से पूरे जो है 360 डिग्री को हमने एंगल में दिखा दिए। तो अब क्या होगा, हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो 0 से हम स्टार्ट करें, एक कंडक्टर को ही लेके चल रहे यहाँ पे। तो 0 जो है वो कहाँ पे दिखाया हमने, MNA पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा 0। तो इसको भी हम थोड़ा नेमिंग दे देते हैं, ये 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद में ये हमने राउंड के फॉर्म में दिखाया था, ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें दिखाना है कि हमें ग्राफ किस तरह से मिलता है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो 0 से स्टार्ट करें तो ये स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन 30 पे, मतलब कुछ मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 60 पे इस तरह से आ जाएगा और 90 पे मैक्सिमम पॉजिटिव लाइन कट हो जाएगी। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। मतलब 30 से लेके 90 तक हमारा ग्राफ इस तरह से मिल गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे 180 पे 0 है, मतलब यहाँ पे जो है 0 है। 0 और 180 पे ये जो है MNA है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन कट होंगी या फिर कंडक्टर के थ्रू जो कट होंगी वो 0 रहेगी। तो अब इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा। तो 90 तक हमने देखा था, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 120, 150 और 80, 0। मतलब 30 पे यहाँ पे ग्राफ था, 60, 90 पे मैक्सिमम था, मैक्सिमम पॉजिटिव। उसके बाद में 120, 150 और 80। ये साउथ की एनर्जी हमने टोटली कट कर ली। अब नॉर्थ की एनर्जी है, तो नॉर्थ की एनर्जी 270 पे मैक्सिमम हो जाएगी, 270 पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से, और 360 पे 0 हो जाएगी। मतलब 360 और 0 डिग्री ये सेम हो गए। तो ये तो सर्कल में दिखाया था, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में दिखाया है। और इसी को हम बोलते हैं साइन वेव, इसी को ही बोलते हैं हम साइन वेव। तो इसमें जो था ये था पॉजिटिव मैक्सिमम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम। और ये जो पॉइंट था ये हो गया हमारा निगेटिव मैक्सिमम। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 0 और 180, 0, 180 और 360 पे जो भी हमारा EMF आर्मेचर के कंडक्टर से कट होगा वो 0 रहेगा। और 90 और 270 पे जो हमारा EMF कट होगा वो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन मैक्सिमम किस तरह से रहेगा, एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम रहेगा और नेक्स्ट टाइम नेगेटिव मैक्सिमम रहेगा। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव मैक्सिमम और सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे जो हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो अप डाउन हो रही है, मतलब करंट की
इसी को ही हम बोलते हैं एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। अब हम देख तो डीसी जनरेटर रहे थे और यहाँ पे हमें पता ये चल गया कि फील्ड पोल के बीच में हमने आर्मेचर रखा, और आर्मेचर तो हमने देखा था कि आउटपुट में डीसी का सप्लाई देती है, लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ हमारा एसी का क्रिएट हो गया। तो इससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो भी डीसी जनरेटर का आर्मेचर जब भी रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर के कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइन कट होती है, तो उसकी वजह से आर्मेचर में जो भी इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रिक पावर एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हर बार एग्ज़ाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा इलेक्ट्रिक पावर तैयार होता है, एसी होता है, डीसी होता है, या एसी डीसी दोनों होता है। तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि आर्मेचर में जब भी आर्मेचर रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा एसी, डीसी सप्लाई तैयार नहीं होगा। हमें आगे ये देखना है कि एसी सप्लाई को हम डीसी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा कि आर्मेचर में जो भी सप्लाई क्रिएट होता है वो एसी का सप्लाई क्रिएट होता है। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि ईएमएफ क्रिएट होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे दिखाया है। कंडक्टर, तो आर्मेचर के कंडक्टर भी दिखे, और मोशन ऑफ कंडक्टर, बाहर से प्राइम मूवर लगा के आर्मेचर को अगर हमने रोटेट किया तो वो हो गया प्राइम मूवर मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक एब्सेंट रही तो हमारा ईएमएफ क्रिएट नहीं हो सकता है। तो कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्रिएट होने के लिए ये तीन चीज़ें प्रेजेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। और देख लेते हैं कि ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और जैसे हमने देखा था कि फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाएगी। इस तरह से ये फ्लक्स है, और इसमें हमने एक कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हम नोट डाउन करते हैं इस तरह से कि ये एक कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो क्या होगा, ये कंडक्टर अब क्या होगा, 0 से लेके 180 तक जब वो ट्रैवलिंग करेगा, जब वो रोटेट होगा, तो इसकी रोटेटिंग की डायरेक्शन किस तरह से है, अपवर्ड है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाते समय इसमें मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि सेम एक पोल यहाँ पे निकाल लेते हैं ताकि यहाँ से हमें समझने में इजी हो जाएगा। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इनके बीच में ये जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से पूरा कंसेप्ट ही हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अब हमने यहाँ पे दिखाने के लिए ये किया कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमने जैसे एक 3D व्यू में दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारा साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। तो इसके बीच में जो है ये मैग्नेटिक लाइन है यहाँ पे दिखाई, जिसको हम फ्लक्स से डिनोट करते हैं। तो ये कंडक्टर, जो ये कंडक्टर अब पूरा ट्रैवलिंग करेगा 360 डिग्री में, तो इसमें करंट किस तरह से चेंज होता है वो हमें यहाँ से देखना है, और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है। ये क्या करेगा, पहले 30, 60, 90, 120, 150 और 80 यहाँ पे इस तरह से हाफ सर्कल ट्रैवल करेगा, मतलब
हाफ सर्कल ट्रैवल करेगा तो ये क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये इस तरह से जा रहा है ऊपर, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक लाइन है, ये कंडक्टर कट करेगा। तो मैग्नेटिक लाइन कट करेगा तो इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है हमारा, ऐसे कंसीडर करते हैं, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब केस नंबर 1 हमारा हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन का। एक केस नंबर 1 हो जाएगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइन कट होंगे और इस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, सेकंड हाफ साइकिल में हम सेकंड केस भी यहाँ पे देख लेते हैं। केस नंबर 2 डाउनवर्ड, डाउन में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इसको हम, और इनके बीच में रहेगी मैग्नेटिक लाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कंडक्टर ट्रैवल कर रहा है 0 से 180, तो इस तरह से जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक लाइन कट होंगी और इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब हमें यहाँ पे यही देखना है कि इस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ उस करंट की डायरेक्शन क्या थी। तो इस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए डीसी जनरेटर में हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम किस तरह से पता करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड लेंगे हम, राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स को डिनोट करता है। जो थंब है हमारा, ये थंब डिनोट करता है कंडक्टर का मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब करंट, कंडक्टर की डायरेक्शन किस तरह से है, कंडक्टर अपवर्ड में जा रहा है या डाउनवर्ड में जा रहा है। और ये जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर हमें डिनोट करता है करंट की डायरेक्शन। उस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से है वो डिनोट करता है मिडल फिंगर। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक लाइन मतलब फ्लक्स, थंब जो है हमारा वो करंट का मोशन, मतलब कंडक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और मिडल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर था और ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये कंडक्टर इस तरह से जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी हमने यहाँ से रिप्रेजेंट इसको ही कंसीडर किया, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, मतलब ये हमारा मैग्नेटिक लाइन हो गया। कंडक्टर की डायरेक्शन किस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ पे देखा था ना हमने। तो कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से रहेंगी, ऊपर की तरफ, मतलब आप जो देख रहे हैं वो आपके तरफ आएगी। तो यही से हम देख लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक लाइन है, और जिस तरह से यहाँ से ये कट करेगा ऊपर की तरफ, जब कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन स्क्रीन के तरफ होगी। तो उसी तरह से जब कंडक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये कंडक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, कंडक्टर नीचे की तरफ आ रहा है अभी, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन किस तरह से होगी, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। तो इससे जो करंट है वो इस तरफ हो जाएगी। जब करंट ऊपर जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी, जब करंट कंडक्टर नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से जा रही थी। तो यही रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो हम यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर में, और डीसी मोटर में जो यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे एक फ्रेश जगह पे हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि ये कंडक्टर जो जब ऊपर की तरफ जा रहा था इस तरह से, जब ऊपर की तरफ जा रहा था इस तरह से, तो इसने मैग्नेटिक लाइन कट किए थे, तो मैग्नेटिक लाइन कट किए थे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से जो
कंडक्टर का मोशन था वो इस तरफ था, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से थे और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बता रही थी। तो इस कंडक्टर में मतलब इस कंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपके स्क्रीन की तरफ आ रही है, इस तरह से होगी। तो जब यहाँ से कंडक्टर यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से दिखा सकते हैं ये करंट अब नीचे जा रहा है, ये जो करंट है ये नीचे जा रहा है, फ्लक्स तो सेम रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो अब नीचे की तरफ जा रही है, मतलब हर हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यही हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता लगता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेते हैं हम, डीसी जनरेटर में जो रूल यूज़ होता है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और डीसी मोटर में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए। डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए, और डीसी मोटर में जो रूल यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि जो भी डीसी जनरेटर का आर्मेचर था उसमें एसी सप्लाई क्रिएट हो रहा था, तो वो एसी सप्लाई हम बाहर कलेक्ट कैसे करते हैं वो भी समझने की चीज़ है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक पोल दिखाए, इनके बीच में हमने एक कंडक्टर रखा। ये कंडक्टर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इस कंडक्टर को हम रोटेट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से रखते हैं। तो कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो यह इस कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी तो इसमें ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक लाइट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं, या तो फिर मान लेते हैं एक लाइट लगा दिया, लैंप लगा दिया, और इसके कनेक्शन इस तरह से कर लिए। तो क्या हो जाएगा, जब ये रोटेट होगा तो रोटेट जिस समय होगा तो ये जो कॉइल है, यहाँ पे जो वायर है, ये एक दूसरे में फंस जाएंगे और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बाहर इजीली ले सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए हम करते हैं कि यहाँ पे जो है हम लगाते हैं स्लिप रिंग, उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। और ये जो स्लिप रिंग है ये बनती है फॉस्फर ब्रांच से। तो यहाँ पे हमें लगाना है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग किस तरह से रहेगी, एक स्लिप रिंग लगाएंगे हम यहाँ पे इस तरह से, इस कंडक्टर के साथ ये कट होंगी, और एक स्लिप रिंग लगाएंगे यहाँ पे, और इस स्लिप रिंग पे यहाँ पे लगे होंगे हमारा एक ब्रश, और यहाँ पे लगा होगा एक ब्रश, और इसको हम बाहर लेंगे। और यहाँ पे अब हमने लैंप लगा दिया, यहाँ पे अगर हमने अब लैंप लगा दिया तो क्या होगा, ये कंडक्टर रोटेट हो रहा है, तो कंडक्टर रोटेट होने की वजह से इसमें कुछ करंट क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा तो ये स्लिप रिंग पे ब्रशेस क्या, स्लिप रिंग रोटेट होगी लेकिन हमारे जो ब्रश है वो स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये ब्रश क्या करेगा, इसमें जो करंट क्रिएट हो रहा है उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके इस लैंप को दे देगा और लैंप हमारा लग जाएगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे हमने अभी देखा था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव मैक्सिमम, सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव मैक्सिमम। तो इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एसी का सप्लाई हो गया। लेकिन हमें क्रिएट करना है डीसी जनरेटर,
तो डीसी जनरेटर के लिए हम करेंगे कि यहाँ पे जो स्लिप रिंग लगाई है वो स्लिप रिंग के बजाय हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्लिट रिंग। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्प्लिट रिंग। तो स्लिप रिंग हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एसी सप्लाई कलेक्ट करना है, और स्प्लिट रिंग हम वहाँ पे यूज़ करता है जहाँ पे हमें डीसी सप्लाई कलेक्ट करना है। और इसी स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसी स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो इस कम्यूटेटर का काम क्या है कि जो भी एसी सप्लाई है उस एसी सप्लाई का कन्वर्ट करना डीसी में, ताकि हम डीसी इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ कर सके। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एसी इलेक्ट्रिक पावर का कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिक पावर में करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। लेकिन मोटर में हम रेक्टिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है बड़ी अमाउंट में यहाँ पे एसी करंट क्रिएट हो रहा है, तो वो बड़ी अमाउंट को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटर। और उसी कम्यूटेटर को हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब उसके कुछ डिवीज़न करते हैं। तो वो किस तरह से स्प्लिट रिंग रहती है आगे हम देखते हैं। और स्लीप रिंग जो है वो एसी के लिए यूज़ होते हैं। ये तो था लगा हुआ हमारा स्लीप रिंग। अब सेम डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। एक नॉर्थ पोल है, सॉरी इस साइड का हम साउथ पोल लेते हैं, साउथ पोल है, और एक नॉर्थ पोल है। इसमें हमने फिर उसी तरह से एक कंडक्टर रख दिया। अब क्या करेंगे कि इस कंडक्टर में सेम वही होगा, ये कंडक्टर रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक लाइन कट होंगी, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा हर हाफ साइकिल के बाद वो चेंज होगा। लेकिन अब हमें यूज़ क्या करना है कि एसी सप्लाई का कन्वर्ट करना है डीसी में। मतलब अब हमें जो करंट अल्टरनेट हो रहा था उसको अल्टरनेट न रहते हुए उसको कन्वर्ट करना है डीसी में। तो उसी के लिए हम यहाँ पे अब लगाएंगे स्प्लिट रिंग। बस यही फ़र्क डीसी जनरेटर में होता है। अगर हम स्प्लिट रिंग के बजाय स्लीप रिंग लगाए तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, ये हो गया हमारा अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर। अगर हमने स्लीप रिंग के जगह यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा दी तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर। अब स्प्लिट रिंग मतलब क्या? तो स्प्लिट रिंग इस तरह से रहेगी, स्लीप रिंग के ही तरह रहेगी इस तरह से। ये स्प्लिट रिंग हो गई। अब स्प्लिट मतलब डिवीजन, इसके हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया, इस तरह से कट कर देंगे। और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल हम दे देंगे ताकि दोनों एक दूसरे से पकड़ के रहे, होल्डिंग में रहे। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है स्प्लिट रिंग के बीच में, तो इंसुलेटिंग मटेरियल देने की वजह से यहाँ का करंट यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ का करंट यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये इंसुलेट हो गया। और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये हमेशा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइका। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम माइका। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो भी स्प्लिट रिंग है या फिर जो कम्यूटेटर है उस कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा माइका। तो अब यही स्प्लिट रिंग हमें यहाँ पे अब लगाना है, तो हम इस तरह से लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, इसको बीच से हम इंसुलेट करेंगे। और
इसके कनेक्शन अब हम इसको यहाँ पे दे देंगे इस तरह से। अब ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग पे हम लगाएंगे ब्रशेस। ये हो गए ब्रशेस जो कि हमारे कार्बन या ग्रेफाइट से बने होते हैं। और ये ब्रशेस लगाने के बाद यहाँ पे हम दे देंगे लोड। ये हो गया लोड। लोड किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे बैटरी चार्जिंग का, आर्क वेल्डिंग का, या फिर कोई लैंप हो गया, ट्रैक्शन वर्क हो गया। तो ये जो यहाँ पे अब हमें मिलेगा वो मिलेगा डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया, तो जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अब हमें यहाँ पे मिलेगी। तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, मतलब साउथ की एनर्जी अगर कट किए तो सेकंड हाफ साइकिल में भी हम साउथ की एनर्जी ही लेंगे। स्प्लिट रिंग अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो ये हो गया आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर की कॉइल हो गई, और आर्मेचर की कॉइल यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रिंग है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से कटी हुई है, ये देखो यहाँ से स्प्लिट है, हम घुमाएंगे तो यहाँ से स्प्लिट है, हम घुमाएंगे तो यहाँ से स्प्लिट है। तो ये हो गई हमारी स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग इस तरह से होती है, इसमें एक सेगमेंट होते हैं और इसमें माइका का इंसुलेटिंग मटेरियल कनेक्ट होता है, ताकि यहाँ का जो करंट है वो यहाँ पे ना आ सके। तो इस तरह से स्प्लिट रिंग होती है। अगर स्लिप रिंग देखना है तो स्लिप रिंग एक कंटिन्यू, एक यहाँ पे लगी होगी और दूसरी यहाँ पे लगी होती है, लेकिन स्प्लिट रिंग जो है वो इस तरह से होती है। और ये आर्मेचर का, ये छोटी मोटर का एक आर्मेचर है, बड़ी मोटर में भी सेम इसी तरह के आर्मेचर होते हैं, और स्प्लिट रिंग भी इसी तरह से होते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ये हो गया, इसको प्रॉपरली अगर हम बोले तो ये सेगमेंट 1 हो गया और ये सेगमेंट 2 हो गया। ये सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 1, और ये हो गया हमारा स्प्लिट रिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस स्प्लिट रिंग की वजह से हमें डीसी का सप्लाई किस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे केस 1 हम लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्प्लिट रिंग से एसी का डीसी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट रिंग लगा लेते हैं, और स्प्लिट रिंग को हमें पता है कि यहाँ से हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से हमने स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया। तो एक कॉइल का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट 1। ये हो गया सेगमेंट 1 और ये हो गया हमारा सेगमेंट 2। यहाँ से हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि स्प्लिट रिंग में एक्चुअल होता क्या है। और ये जो रेड कलर से हमने दिखाया, इससे हमने स्प्लिट किए, मतलब यहाँ का करंट यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ का करंट यहाँ पे नहीं आएगा। और ये स्प्लिट करते समय यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम देते हैं वो रहता है हमेशा माइका। माइका इज़ हार्डर देन कॉपर, मतलब कॉपर से जो माइका है वो हार्ड होता है। अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं। ये हमारा ए साइड का कॉइल है, ये बी साइड का कॉइल है, ये सी और डी। अब यहाँ पे जो है एक सेगमेंट पे एक ब्रश यहाँ पे लगा होगा, ये ब्रश, दूसरा ब्रश यहाँ पे लगा होगा, और इसके सहायता से हम यहाँ पे लगा देंगे लोड। और लोड मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा हमें डीसी के केस में ही मिलता है। तो अब क्या होगा, हम मान लेते हैं कि इस कॉइल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जब भी होगी तो ये जो कॉइल है ये क्या करेगा,
नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम बोले तो ये करंट कंडक्टर की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब ये फ्लक्स डिनोट कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन किस तरह से होगी, अपवर्ड जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। करंट की जो डायरेक्शन है हमें इस कॉइल में इस तरह से मिली, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब ये कंडक्टर की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और तो करंट हमें डायरेक्टली पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो यहाँ पे ए बी कॉइल में जो है वो करंट की डायरेक्शन हमें इस तरह से मिल गई। अब सी डी कॉइल जो है, सी डी कॉइल का भी हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा था कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है। ये कॉइल जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उस समय करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी। तो ये जो सी डी कॉइल है ये नीचे की तरफ जा रहा है अभी। तो ये कंडक्टर की डायरेक्ट कंडक्टर की जो मोशन है वो दिखाता है। तो ये क्या होगा, अभी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और फ्लक्स जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज होने वाले है ही नहीं, तो ये सेम रहेंगे। करंट की कंडक्टर की डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ दिखा दिए, ये फ्लक्स सेम रहेंगे। तो इस समय अब जो मिडल फिंगर है वो हमारी करंट की डायरेक्शन दिखाएंगी। तो करंट की डायरेक्शन कॉइल में इस तरह से फ्लो होगी। तो ये हो गया हमारा करंट की डायरेक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि इस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो इसी की वजह से यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। तो करंट हमारा यहाँ से इस तरह से फ्लो होके यहाँ से फिर रिटर्न जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब केस नंबर 1 में तो हमें पता चल गया कि इस तरह से होगा। अब केस नंबर 2 में देखते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में था, तो इसके अब कॉइल के साइड चेंज हो जाएंगे। जैसे ए बी कॉइल एक पूरा रोटेशन लेके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सेकंड हाफ साइकिल में यहाँ पे आ जाएगा, और सी डी भाग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसी डायग्राम में हमने दिखाया है। तो अब क्या होगा कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है, इनके बीच में हमने ये कॉइल दिखाई, ये भी अभी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है। तो अब इसमें जो डायरेक्शन है वो किस तरह से रहेगी, तो यहाँ पे फिर वही हो जाएगा। ये जो सेगमेंट था, सेगमेंट 1 हमने कहाँ पे लगाया था, ए और बी के बीच में। तो ये सेगमेंट 1 हमारा यहाँ पे आ गया, ये सेगमेंट 1 यहाँ पे आ गया, क्योंकि सेगमेंट 1 हमने कनेक्ट किया था ए और बी के बीच में स्प्लिट रिंग में। और सी डी के बीच में जो सेगमेंट था वो सेगमेंट 2 था। लेकिन ये सेगमेंट रोटेट हो रहा है क्योंकि ये सेगमेंट को ये कॉइल कनेक्ट है, लेकिन हमारे जो ब्रश है ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो गए। तो ब्रश हमारे एक ही जगह पे रहेंगे। तो यहाँ पे लोड दिया है। अब हमें यहाँ पे पता करना है, अगर हम स्लिप रिंग लगाते थे तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती थी करंट की। तो स्प्लिट रिंग के वजह से हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो वो किस तरह से चेंज नहीं होगी, यहाँ से हमें अभी पता चल ही जाएगा। तो ये फिर एक बार इस साइड पे आ गई, तो ये ऊपर की तरफ आएंगे। तो फिर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो ये करंट कंडक्टर फिर ऊपर की तरफ आएगा, फ्लक्स तो इस साइड है ही, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नीचे की तरफ। अब सेम वही, ये ऊपर आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो कंडक्टर का मोशन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। फ्लक्स तो सेम है ही, तो करंट हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो फिर वही ब्रश के माध्यम से यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। मतलब हमें अब यहाँ पे पता चल गया है कि स्प्लिट रिंग लगाने से हमारा जो एसी सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, तो उस एसी को कन्वर्ट करेंगे हम स्प्लिट रिंग की सहायता से डीसी में। मतलब एसी का कन्वर्ट करेंगे हम डीसी में, किसके सहायता से, तो स्प्लिट रिंग के सहायता से। और इसी स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं
कम्यूटेटर। अगर इसी को हम साइन वेव के थ्रू समझे तो एसी में हमारा साइन वेव इस तरह से था, मतलब ये पॉजिटिव मैक्सिमम और ये निगेटिव मैक्सिमम। तो हमने स्प्लिट रिंग लगा के क्या किया कि ये जो था ये पॉजिटिव मैक्सिमम और ये जो नेगेटिव था इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया एक ही डायरेक्शन में। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गया अभी डायरेक्ट डीसी करंट हो गया, और ये साइन वेव था हमारा एसी का। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि स्प्लिट रिंग लगा के हम किस तरह से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमने एक ही कॉइल के लिए लिया था, तो हमने एक रिंग को स्प्लिट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर दो कॉइल है, दो से ज़्यादा कॉइल है, तो उस समय हम क्या करेंगे। सपोज़ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉइल जो है वो 20 कॉइल है, तो 20 कॉइल है, तो उस समय हम क्या करेंगे। यहाँ पे सपोज़ हम मान लेते हैं कि हमारे 20 कॉइल है। सपोज़ सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे दो कॉइल है, तो जैसे एक ये कॉइल हो गया और इसके 90 डिग्री में दूसरा एक कॉइल हो गया। इस तरह से सपोज़ हम मान लेते हैं ये दूसरा कॉइल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्प्लिट रिंग लगाएंगे, और स्प्लिट रिंग लगाते समय अब इसकी जो डिवीजन है उसके जो हम भाग है वो क्या कितने भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे। जैसे यहाँ का एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये चारों कॉइल हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे पहला यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, तीसरा यहाँ पे लगा दिया और चौथा यहाँ पे लगा दिया, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रश। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने कॉइल होंगे उतने हमें स्प्लिट जो है, स्प्लिटिंग जो है उसको डिवाइड करना है, मतलब उसको स्प्लिट करना है। तो इसी के रिलेटेड हम बोल सकते हैं और कॉइल अगर हमारे बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्प्लिट रिंग है इस तरह से। ये हमारा स्प्लिट रिंग है। तो इस स्प्लिट रिंग में बहुत सारे कॉइल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, एक दूसरे से इंसुलेट करेंगे, और इंसुलेट करेंगे तो हर एक बीच का जो है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट आ जाते हैं, क्योंकि वाइंडिंग तो आपने देखी होंगी, तो वाइंडिंग में बहुत सारे कॉइल रहते हैं, तो जितने कॉइल उतने सेगमेंट, हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रश। ये हो गया हमारा ब्रश, ये हो गया ब्रश, और इस ब्रश से हम दे देंगे यहाँ पे लोड। तो इससे क्या होगा, हमें जो डीसी मिलने वाला है वो डीसी एकदम प्योर डीसी मिल जाएगा इस तरह से। मतलब ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल, ये थर्ड कॉइल, ये फोर्थ कॉइल, इस तरह से एकदम प्योर डीसी हमें मिलेगा। और ये जो हमने दिखाया ये एक ही साइकिल का है, 1 साइकिल का है। तो इस तरह से ये, इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग को ही बोलते हैं हम कम्यूटेटर। ठीक है। अब स्प्लिट रिंग को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, और हर कॉइल एक सेगमेंट में लगा हुआ है, और हर सेगमेंट के बीच से एक दूसरे को इंसुलेट किया हुआ है। ये जो इंसुलेट किया है वो इंसुलेटिंग मटेरियल माइका है। थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये आ गया। तो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के कॉइल है, और हर कॉइल सेगमेंट से कनेक्ट है। तो जैसे इस तरह से हमने ये डायग्राम में दिखाया था, तो सेम उसी तरह से इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। और ये एक आर्मेचर है, और आर्मेचर के साथ ही
कम्यूटेटर मतलब स्प्लिट रिंग कनेक्ट होता है। ये हर एक सेगमेंट है, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। मतलब एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। और इसमें जो है हम इस तरह से ब्रश लगा देंगे, जैसे एक ब्रश यहाँ पे कनेक्ट होगा और दूसरा ब्रश यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरह से। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं तो एक ब्रश यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा ब्रश यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से हम आउटपुट में सप्लाई ले लेंगे। सो इस क्लास में हमने डीसी जनरेटर का ओनली बेसिक जो है वही देखा था। अभी इसमें हमें डीसी जनरेटर के जो मेन पार्ट है वो देखना है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है वो देखना है, और डीसी जनरेटर के जो मशीन्स के टाइप आते हैं वो भी देखने हैं। तो इस क्लास में हमने ये देखा था कि डीसी जनरेटर जो है वो काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर। और डीसी जनरेटर में जो करंट क्रिएट होता है उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। और डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में सप्लाई क्रिएट होता है, वो हमेशा एसी सप्लाई ही होता है। तो हमें आउटपुट में तो डीसी चाहिए, तो एसी का डीसी में सप्लाई कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग, और इसी स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। और ये जो स्प्लिट रिंग बनी होती है ये बनी होती है फॉस्फर ब्रांच से। और स्प्लिट रिंग में जितने नंबर ऑफ कॉइल होंगे उतने ही सेगमेंट होते हैं। तो ये मेन टॉपिक जो थे वो हमने इस क्लास में कवर किए। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था डीसी जनरेटर को समझने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपको पढ़ने में इजी हो जाए। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो डीसी जनरेटर के पार्ट्स है वो हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।